गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रासायनिक समीकरण के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। जिस प्रकार एक उदाहरण से समझ लेते हैं। Zn जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद जो बनते हैं ZnSO4 प्लस H2 गैस। इसमें आप देखिए जिंक एक परमाणु H2 दो परमाणु H के, दो परमाणु इधर भी H के, S का एक परमाणु इधर भी S का एक परमाणु, O के चार परमाणु और O के चार परमाणु। अभिकारकों में जितने प्रत्येक तत्व के परमाणु हैं उतने ही प्रत्येक तत्व के परमाणु उत्पादों में भी है। इसलिए यह समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, इसमें अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणु की संख्या असमान हो सकती है। जैसे उदाहरण H2 प्लस O2 H2O बनी। यहाँ देखिए दो परमाणु लेकिन O की दो परमाणु है और यहाँ एक ही परमाणु है, तो ये संतुलित समीकरण नहीं है, असंतुलित समीकरण है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम पढ़ा होगा आपने कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान क्या है, संरक्षित रहता है। अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान होता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि परमाणुओं की संख्या दोनों ओर प्रत्येक तत्व के लिए समान होनी चाहिए, तभी तो ये द्रव्यमान और ये द्रव्यमान बराबर होगा। अतः दोनों ओर समान प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी असंतुलित समीकरण हो उसको संतुलित किया जाना चाहिए। संतुलित किया जाना मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करना। इस प्रकार अगर हम संतुलित करने के लिए इस समीकरण को H2 प्लस O बराबर H2O लिखते हैं तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि O जो है ऑक्सीजन वो द्विपरमाणु गैस है। एक अणु में दो परमाणु होते हैं और रासायनिक समीकरण में कम से कम एक अणु लेना जरूरी होता है। ठीक है ना। तो हम इसको H2 प्लस O2 बराबर H2O लिखेंगे। संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर दो कर देते हैं ताकि इसके दो परमाणु हो जाएं। तो 2H2O के दो हो गए लेकिन H के चार हो गए। अब तो यहाँ पर दो अणु इसके ले लेते हैं तो चार परमाणु और इसके दो परमाणु, ये दो पूरे के लिए होता है। क्लियर है। ध्यान दें, बहुत सारे तत्व हैं जो दो परमाणु अणु बनाते हैं। O2 H2 N2 F2 Cl2 Br2 और I2 ये गैसेज हैं, दो परमाणु हैं। इसके अतिरिक्त सभी जो तत्व हैं एक परमाणु होते हैं। ठीक। अब रासायनिक समीकरणों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या करना होगा, रासायनिक समीकरणों को यदि अधिक उपयोगी बनाना है तो उसके लिए कुछ जैसे अभिकारकों और उत्पादों की अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं। जैसे ठोस को हम S से दिखाते हैं, द्रव को L से दिखाते हैं, लिक्विड जलीय विलयन को एक्वस सॉल्यूशन AQ लिख देते हैं। देखिए इसी समीकरण को हम लिख सकते हैं Zl सॉलिड है यानी ठोस है, H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है और उत्पाद जो बना ZnSO4 ये एक्वस सॉल्यूशन है प्लस H2 गैस है, तो उसके आगे गैस लिख देते हैं। ध्यान दें, समीकरण में जरूरी नहीं है कि ये लिखे हम, ये अधिक उपयोगी बनाने के लिए है। अगर ये समीकरण ऐसा लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं इनके अवस्थाएं, तो अच्छी बात है। नहीं लिखी है तो भी समीकरण बिल्कुल सही है। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये एक्वस सॉल्यूशन है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें प्रवाहित की जाती है तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड अवस्था है तो S लिख सकते हैं या PPT उसके लिए लिख सकते हैं प्लस H2O, ये लिक्विड पानी। ठीक। अच्छा, समीकरणों में ऊष्मीय प्रदूषणों को भी दिखाया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा जो पैदा करती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उसमें जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो ऊष्मा
उत्पन्न होने वाली क्रियाओं में इधर उत्पादों की साइड में ऊष्मा प्लस करके लिख दी जाती है। इसी प्रकार मीथेन गैस जलाई जाती है तो ये सब प्रोडक्ट प्लस ऊष्मा। ठीक, ग्लूकोज ह्यूमन बॉडी में जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकाओं में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जो ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन में जलाने के लिए कम से कम 3000 डिग्री सेल्सियस का ताप चाहिए, तो ऊष्मा चाहिए बहुत ज़्यादा, उसमें ऊर्जा। तो इस समय हम अभिकारों की साइड में ऊष्मा लिख देते हैं, +2 NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया जाएगा तो कली का चूना CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। ठीक है, अच्छा कुछ अभिक्रियाओं को पूर्ण होने के लिए कुछ विशेष दशाओं की आवश्यकता होती है और कुछ विशेष एलिमेंट भी चाहिए होते हैं या पदार्थ यौगिक चाहिए होते हैं। जैसे हम पोटेशियम क्लोरेट को जब MnO2 की उपस्थिति में बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। तो ये सब चीज़ दिखाने के लिए एरो के ऊपर डेल्टा से ऊष्मा को दिखाया जाता है और जो उत्प्रेरक चाहिए उसको इसके नीचे या ऊपर कहीं लिख सकते हैं। ये कुछ विशेष अवस्था हैं जिनको हम दिखा सकते हैं रासायनिक समीकरण में ताकि अधिक उपयोगी हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो बहुत सारे प्रकार हैं, इसमें प्रमुख रूप से संयोजन अभिक्रियाएं यानी कॉम्बिनेशन, 2 तत्व मिलेंगे या अधिक तत्व मिलेंगे। अपघटन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन, एक जैसे ये पोटेशियम क्लोराइड अपघटित होकर 2 चीज़ बना रहा है। इसी प्रकार विस्थापन अभिक्रियाएं यानी एक तत्व को दूसरी चीज़ विस्थापित कर देंगे। इस प्रकार एग्जाम्पल हमने यहाँ पढ़ा ZnSO4 में H2 को Zn ने विस्थापित कर दिया है और ये अलग, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। इसी प्रकार द्विक विस्थापन, ये डबल डिकम्पोजिशन जो होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो तत्व एक दूसरे को विस्थापित करेंगे। और लास्ट में आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं। तो इनके बारे में विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।